Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. चलो let us start. तो सबसे पहले ये बताना गुडविल की ट्रीटमेंट आपने रिवाइज की है? हाँ, तो मुझे भी एक बार रिवाइज करवाइए. बताओ गुडविल को कितने तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? तो देयर आर टू मेथड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. किस पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के दो मेथड्स? सर गुडविल कैश में आ रही है या कैश में नहीं आ रही है? अगर गुडविल कैश में आ रही तो कौन सी मेथड? वेरी गुड. कैश में नहीं आ रही तो कौन सी मेथड? करेक्ट. प्रीमियम मेथड में हमेशा कौन सा रेशियो? यहाँ पे रेस करने के लिए कौन सा रेशियो? राइट ऑफ करने के लिए कौन सा रेशियो? वेरी गुड. यहाँ पे क्या सिर्फ एडमिटिंग पार्टनर यानी न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल ही रेस की जाए, मतलब रिकॉर्ड की जाएगी? हाँ, यानी कंसिडर की जाएगी उसको रिकॉर्डिंग के लिए. और यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ गुडविल रिकॉर्ड की जाएगी. बराबर है? यस. अब बताओ यहाँ पे तीन केसेस है. पहला केस कि हम गुडविल को क्या करेंगे? रिटेन. बताओ रिटेन करने के केस में एंट्रीज क्या होंगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये गुडविल के पैसे आ गए और फिर उसको बांट देंगे पुराने पार्टनर्स को. एंट्री क्या होंगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. आफ्टर दैट बताओ अगर हम गुडविल को रिटेन नहीं करना चाहते, विड्रॉ करना चाहते, तो एंट्री क्या होगी? पहली दोनों एंट्री सेम. हाँ, तो तीसरी एंट्री विड्रॉ की बता दो सिर्फ. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. वेरी गुड. टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. और फिर प्राइवेट सेटलमेंट अगर कर दोगे तो कुछ एंट्री होगी क्या? नहीं. अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है तो क्या करोगे? पहले उसे राइट ऑफ कर देंगे. किस रेशियो में राइट ऑफ होगी? ओल्ड रेशियो. जर्नल एंट्री बोलो राइट ऑफ की. क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो. ग्रेट. और फिर क्या करोगे? फिर जो नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है उसको रिकॉर्ड करोगे एज द केस में भी. प्लीज याद रखो गुडविल बैलेंस शीट में मतलब उसके पीछे ही पड़ जाना हाथ धो के, ऐसा नहीं बोला है मैंने कि उसको राइट ऑफ ही कर देना है. बैलेंस शीट में गुडविल है और उसके साथ नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन है तो बैलेंस शीट की गुडविल पहले राइट ऑफ करना है और फिर वो जो नया पार्टनर कैश ला रहा है गुडविल के लिए उसको एडजस्ट करना है. कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ. अब बताना वैल्यूएशन मेथड में क्या क्या होता है? रेज एंड राइट ऑफ एंड ऑब्वियसली गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट. तो पहले बताना रेज करने की एंट्री क्या होती है? Goodwill account debit to old partners capital account in their old ratio, full value of firm. Right, raise and write off. Raise में बस गुडविल बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी. हाँ, ये एकमात्र ऐसी सिचुएशन है जहां पर गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी, यानी आफ्टर एडमिशन की बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे उसमें गुडविल नाम के एसेट दिखाएंगे. बाकी कहीं पर भी दिखेगी क्या? नहीं. सर ऑलरेडी अगर है तो दिखेगी ना? हाँ, दिख सकती है. तो इसमें दिख सकती है और इसमें दिख सकती है. ये दो ही केसेस है जहां गुडविल बैलेंस शीट में दिख सकती है. रेज एंड राइट ऑफ. पहले रेज करने की एंट्री क्या करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर. और फिर राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होंगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो. ये हो गया गुडविल का राइट ऑफ. अब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगी. एंड अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है तो दो प्रकार की सिचुएशंस क्वेश्चन में दी जा सकती है. एक क्वेश्चन साइलेंट रह सकता है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहेगा. तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो क्या करना? कुछ नहीं करना. लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है तो क्या क्या कह सकता है कि इंक्रीज करो या डिक्रीज करो. अगर इंक्रीज या डिक्रीज करने बोल रहा है तो हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं या रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं. तो आज हमारा टारगेट है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझना कि क्या है. आपको गुडविल की ट्रीटमेंट को रिवाइज करके आना है रोज आते वक्त, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और आपको अगर चाहिए कि मुझे ये सब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर्स अच्छे से आना चाहिए. देखो ये प्रैक्टिकली भी बड़ा काम में आएगा आपको जिंदगी में. अगर किसी के साथ कभी पार्टनरशिप करोगे तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग भी तो सीखो, तो वो आपको पार्टनरशिप के अकाउंट्स लिखने में, देखने में, समझने में भी तो काम आएगा. बाकी के पार्टनर्स अगर होशियार निकले तो आपको अकाउंटिंग में पागल बना देंगे.
आपको समझेगा ही नहीं कि उन्होंने क्या किया, बराबर है कि नहीं। हाँ, जो कुछ भी हम सीख रहे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रैक्टिकली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जमाना पार्टनरशिप का आने ही वाला है, बराबर है। अभी तो चल ही रहा है, वैसे पार्टनरशिप अभी बहुत चलती है, बहुत पुरानी है, बहुत पुराने से चलते आ रही है, पर आगे और बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, तो फिर आपको साथ में आके काम करना ही पड़ेगा। ओके, अब मैं आ जाता हूं कहा, सर रिवैल्यूएशन क्या है। चलो आगे। हाँ, तो मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूं और फिर उसको मैं टैकल भी करूंगा। तो कल मैंने आपको गुडविल की ट्रीटमेंट, सारी ट्रीटमेंट जितनी भी थी मैंने आपको बताई कि वो परफेक्टली पुराने पार्टनर्स को उनका बेनिफिट पहुंचा देती है। पहुंचाया था कि नहीं? हाँ, आपको समझ में आया था? होप्स आया था। तो ये मैं आपको एक बैलेंस शीट दे रहा हूं। ध्यान देना। तो बैलेंस शीट टैली 2,50,000 पे, ए बी दो पार्टनर्स है, उनके कैपिटल है 1,00,000 1,00,000 और क्रेडिटर्स यानी बाहर वालों से हमने 50,000 के पैसे लिए हुए, उससे हमने 2,00,000 की बिल्डिंग खरीदी है और 50,000 की हमारे पास मशीनरी है। ऐसी हमारे पास एसेट्स है और ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है और पार्टनर्स की कैपिटल की लाइबिलिटी है, ठीक है। सी एक पार्टनर है, अब ये हमारी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है, लेकिन सी बड़ा चालू आदमी। कल मैंने आपको इस चालू आदमी से ऑलरेडी मिलवा दिया था, कल के लेक्चर में लास्ट में मैंने बोला था ये बात कि डाउट रेज करता हूँ और इसका जवाब कल दूंगा, तो वही जवाब अब मैं देना शुरू कर रहा हूँ। याद है आपको कल मैंने जो लास्ट में एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल वापस दे रहा हूँ। तो सी बड़ा चालू आदमी है, सी फॉर चालू। उसने इस पार्टनरशिप फर्म को पूरा स्टडी कर लिया है। पहली बात, उसे पता है कि ए और बी को इतनी अकल नहीं है। दूसरी बात, उसे पता है कि इनके पास एक बिल्डिंग है जो इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2,00,000 पे रिकॉर्ड कर रखी है, लेकिन सी एक दलाल को जानता है, ब्रोकर को जानता है जो प्रॉपर्टीज में डील करता है। तो सी को पता चल गया है प्रॉपर्टी डीलर से कि ये जो बिल्डिंग इस पार्टनरशिप फर्म के पास है, इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है या 2 करोड़ है, ज्यादा नहीं करते, लालच नहीं करना, 2 करोड़ रुपए है। यानी ये बिल्डिंग अगर आज ये पार्टनरशिप फर्म बेचे तो इस पार्टनरशिप फर्म को 2 करोड़ रुपए मिलेगा, जो कि उसके बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है? 2,00,000 पे रिकॉर्डेड। तो सी ने एक प्लान बनाया कि चुपचाप इनकी फर्म में पार्टनर बन जाते हैं और फिर देखते क्या होता है। तो सी आया ए और बी के पास और बोला कि यार मुझे तुम्हारी फर्म में पार्टनर बना लो। तो ए एंड बी सेड ओके नो प्रॉब्लम, आपको कैपिटल देना पड़ेगा और गुडविल का शेयर देना पड़ेगा। सी ने 2 मिनट सोचा और फिर बोला हाँ ठीक है दे देंगे। कितना कैपिटल देना बताओ? तो बोले कि अभी हमारा जितना एसेट्स है, नेट एसेट्स है, उसके हिसाब से आपको जितना हिस्सा हम दे रहे हो उतना कैपिटल आपसे ले लेंगे। तो एक काम करो, आप भी 1,00,000 रुपए लेके आ जाओ। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कैपिटल 1,00,000 रुपए कैलकुलेट किया, तो क्या 1,00,000 रुपए आएगा और कैश आ जाएगी 1,00,000, क्योंकि वो पैसे लेके आएगा सी। बोलो ना हाँ। हाँ, तो सी के पैसे आए यानी कैश आई और सी का कैपिटल सामने खड़ा हो गया। ओके, फिर सी को बोला आपको गुडविल का शेयर लाना पड़ेगा 50,000 रुपए का, जो उन्होंने प्राइवेटली सेटल कर लिया। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो प्राइवेट सेटलमेंट कर लिया गुडविल का, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा नहीं। या फिर ऐसा समझो कि उसने 50,000 उसके शेयर की गुडविल लाई और पुराने पार्टनर से उसको विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। तो इधर कोई भी चेंज होगा अब नहीं। आगे बढ़ता हूं। सी बोला बस ना, ए और बी बोले हाँ ये क्यों पूछ रहा है ऐसा, बस ना मतलब कुछ तो है बात ऐसा वैसा। उन्होंने सोचा पर उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला हाँ बस। सी बोला मैं पार्टनर, आज से पार्टनरशिप डीड में मेरा नाम लिखो और डीड नहीं रजिस्टर करने को भेजो।
तो सी ने नई डीड बना, ए और बी ने सी को एडमिट किया, एक नया पार्टनरशिप डीड बनाया और पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया। अब सी पार्टनर बन चुका है ऑफिशियली एंड सी का प्लान शुरू हो रहा है। सी क्या करना चाहता है? सी ए और बी की ये जो बिल्डिंग है इसमें भारी पैसे छापना चाहता है, अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता है। तो कैसे ये कर सकता है? तो अब सी क्या करेगा, अगले ही दिन से फर्म में पार्टनर्स के साथ या एम्प्लॉयज के साथ गलत व्यवहार शुरू कर देगा, क्योंकि वो पार्टनर अब बन चुका है, ऑन पेपर अब वो पार्टनर बन चुका है। तो अब उसके पास सारे राइट्स है एज अ पार्टनर, मतलब अब उसे कोई भी इस फर्म से अलग नहीं समझ सकता, अब वो इस फर्म का हिस्सा है। तो जो कुछ फर्म का है वो उसका है, क्योंकि उसने पैसे देके पार्टनरशिप में पार्टनरशिप ली है। समझ में आ रहा? हाँ। तो अब सी ने क्या किया, अगले ही दिन आया और पहले एक फीमेल एम्प्लॉय थी उसको एक लगा दी, बड़ा बवाल हो गया, सब गड़बड़ हो गई, बाहर के लोग सारे इकट्ठा हो गए, वो फीमेल एम्प्लॉय ने भी बहुत चिल्लाया और उसके वजह से बाहर के लोग इकट्ठा हो गए और बहुत, पहले तो सी को मारा। सी बोला मैं मार खाने को तैयार हूं, क्योंकि उसका इंटेंशन कुछ और है, उसको पैसे कमाना है। फिर ए और बी आए, दोनों को लाते उसे मारने लग गया। अब फाइनली समझ गया कि सी पगला गया है, तो हमें इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ए बी एंड सी डिसाइडेड लेट्स डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। तो ये फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। सी बोला हाँ डिसॉल्व करो, नहीं तो मैं ऐसे ही मारते रहूंगा एक एक को। तो ए और बी बोले हाँ बाबा बंद करो चलो। ए और बी को पता नहीं है सी की मंशा क्या है। अब फर्म डिसॉल्व हो रही है। देखो ऐसा होता नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना के दिखाता हूँ। ऐसे कोई पागल होते क्या ए और बी को समझता नहीं क्या? तो क्या करना है उसके लिए वो भी तो बताऊंगा ना मैं आपको, और वो किया जाता है। वो कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि हमें पहले से पता है कि ये सब करना है, हम उतनी प्रैक्टिस करके फिर उस प्रोफेशन में एंटर करते हैं। बराबर है? अरे हेलो, हाँ। सो ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा हो रहा है, ऐसा मान के हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो सर अब फाइनली ये डिसॉल्व कर रहे हैं अपनी फर्म को। तो डिसॉल्व करे तो इन्होंने सारी एसेट्स बेचने को निकाली। तो पहले बिल्डिंग बेचा, 2 करोड़ रुपए में बिल्डिंग बिक गया। जो इनका मशीन था ना, वो पार्टनर बी बोला मेरे को दे दो, मैं इस मशीन को घर पे यूज कर लूंगा। और मशीन कुछ ऐसी थी कि घर पे भी यूज हो सकती। तो 50,000 की मशीन, उसने 50,000 रुपए अपने कैपिटल से काट लो बोले, या भी बोले मैं 50,000 कैश दे देता हूँ, बाद में मेरा कैपिटल तो मुझे मिलने ही वाला। तो बी ने 50,000 की मशीन खरीद ली, ठीक है, 50,000। और कैश इनके पास कितनी पड़ी थी बताओ? 1 लाख, जो सी ने लाई थी, याद है ना वो? हाँ। तो 2 करोड़ 1,50,000 इतने पैसे इनके पास क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। अब इन्होंने पहले बाहर वालों के पैसे देने शुरू किए। तो सबसे पहले किसके पैसे दिए जाएंगे? कल समझाया था ये, क्रेडिटर्स के। वैसे हम डिसोल्यूशन सीखने वाले हैं, तो अभी हम डिसोल्यूशन नहीं सीख रहे, पर मैं आपको ये क्यों करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पे सी गलत फायदा उठा रहा है और फिर कैसे हम इसको रोक सकते हैं। और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। ओके, तो सर 2 करोड़ 1,50,000 में से 50,000 गए तो बचे 2 करोड़ 1 लाख रुपए। बोलो हाँ। हाँ सर। तो 2 करोड़ 1 लाख रुपया बचे। अब पार्टनर्स के कैपिटल हम पे करने शुरू करेंगे। तो कितने कितने कैपिटल थे तीनों के? 3 लाख। तीनों मिला के डायरेक्ट 3 लाख माइनस कर दूं? हाँ। तो ये ए बी एंड सी तीनों के कैपिटल जो स्टैंडिंग बैलेंसेस थे वो हमने इनको पे कर दिए। तो बचा कितना? 1 करोड़ 98 लाख रुपीस। कितना बचा बोलो? 1 करोड़ 98 लाख रुपीस। करेक्ट। अब किसी का कुछ भी देना बाकी है क्या? नहीं, सब कुछ सेटल हो चुका है क्या? हाँ। तो सर जो बचा उसे कहते हैं क्या? सरप्लस। और सरप्लस को क्या किया जाता है? सर सरप्लस को पार्टनर्स के बीच में, जो भी आज पार्टनर्स है, अभी पार्टनरशिप डीड में जिनके नाम है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। तो सपोज इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 1:1:1 है, तो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सी का कुछ ना कुछ तो शेयर रहेगा ही। तो सी का कुछ आ गया, तो आ गया, तो सी का कुछ ना कुछ तो शेयर रहेगा ही। तो ऐसा समझो तीनों का शेयर 1:1:1 है, ठीक है क्या बच्चों? ये 1 करोड़ 98 लाख रुपीस जो है, इसमें तीनों पार्टनर्स का शेयर इक्वल रहेगा। हाँ।
बिकॉज दिस इज सरप्लस आफ्टर पेइंग एवरीबडी, इतना बचा है डिसोल्यूशन पर, तो ये पार्टनर्स के बीच में 1:1:1 में बांटा जाएगा, यानी ए, बी एंड सी एवरीबडी विल रिसीव 66 लाख रुपीज, विच इज 1/3 ऑफ 1,98 लाख रुपीज। बताओ सी की क्या लग गई? लॉटरी। लाया कितना पैसे था? 1 लाख, वो तो वापस मिल गए। हाँ, और ऊपर से कितने मिले? किसकी गलती है? ए और बी की, या ए और बी के अकाउंटेंट की, कि उसने बताया ही नहीं उनको कि क्या क्या एडमिशन के वक्त, पार्टनर के एडमिशन के वक्त किया जाना चाहिए। बराबर है कि नहीं? हाँ, अब सी ने इस बात का गलत फायदा उठा लिया है और सी को 66 लाख रुपीस मिलेगा। सर एक मिनट, हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, हम लड़ेंगे इसके खिलाफ कि इसने गलत फायदा उठाया, इसको सब मालूम था पर इसने बताया नहीं, हमको पता ही नहीं था, हमने अनजाने में किया। कुछ नहीं हो सकता है। ऑन पेपर आपने उसको पार्टनर बना लिया था, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, एवरीथिंग इज डन, यू कैन नॉट चेंज अ बिट। अब कुछ भी बदल नहीं सकता इसमें, तो उसको 67 लाख रुपए आपको देना ही पड़ेगा। तो अगर इसको बचाना था तो क्या कर सकते थे? जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, ये तो समझ गए आप कि कैसे सी को फायदा हो सकता है। हाँ, अब इसको बचाया कैसे जाना चाहिए? तो जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा था, क्या बच्चों ए और बी ने उसको एडमिट करने से पहले जरा एक बार अपनी पार्टनरशिप फर्म के सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देख लेना चाहिए था अच्छे से, और उन्होंने ये देख लेना चाहिए था कि यार ये जो एसेट्स है या ये जो लायबिलिटीज है, इनकी आज की वैल्यू कितनी है। क्योंकि हम जब नया पार्टनर आज ले रहे हैं, वो हिस्सेदार बन जाएगा हमारी फर्म में। कल को अगर फर्म बंद होगी तो ये सेल वैल्यू पे बिकेंगे, हमारे बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है उतने पे थोड़ी बेचेंगे। तो आज की मार्केट वैल्यू क्या है इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज की है, ए और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता कर देना, और इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर देना जरूरी है। बहुत ही सिंपल सा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट इसके लिए बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाएगा बाद में, बट रीवैल्यू करना है नहीं क्या। तो जबकि आपको दिख रहा था कि आपकी जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी है, लेकिन आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो आपने जब 2 लाख में खरीदी थी तो आज भी वो 2 लाख में दिख रही है। अज्यूम करो, हम डेप्रिशिएट नहीं करते एसेट्स को, अज्यूम, ठीक है ना। तो 2 लाख की एसेट अभी भी 2 लाख पे दिख रही थी, लेकिन क्या आज वो 2 लाख में ही बेची जाएगी? नहीं, तो आज वो 2 करोड़ की हो चुकी है। ये ए और बी को पता चल जाएगा जैसे ही वो रीवैल्यूएशन के बारे में सोचेंगे, जैसे वो सारी एसेट्स के बारे में सोचेंगे, तो ऑब्वियसली वो किसी जानकार इंसान को बुलाएंगे, बताएंगे भैया ये बिल्डिंग है, बताओ कितने की होगी आज। बोले आज 2 करोड़ का माल है आपका, ये 2 करोड़ रुपीस में आप इसे सेल कर सकते हो इमीडिएटली। अभी बोलो गिराइक लगा देते हो आपकी बिल्डिंग को, मतलब आज की वैल्यू कितनी? 2 करोड़। तो क्या बच्चों आज इन्होंने बेच लेना है क्या? नहीं, इनको पार्टनरशिप फर्म चलाना है उसी में, तो ये बिल्डिंग बेचेंगे नहीं। बट हाँ, बिल्डिंग 2 करोड़ की तो हो चुकी है। अगर हम एज इट इज सी को एडमिट कर लेते हैं, तो क्या सी 2 करोड़ की बिल्डिंग में हिस्सेदार बन गया? Which is not correct, which is not good, which is not absolutely correct. Why? Sir, because the building was purchased by A and B way back in 2001 or 2002 somewhere. And आज है 2025, 22-23 साल पहले इन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे। 22-23 साल पहले 2 लाख की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो वो 2 लाख की बिल्डिंग उन्होंने खरीदी और इतने साल तक उसकी देखभाल की, उसको संभाला, उसके टैक्सेस पे किए, म्युनिसिपल टैक्सेस, वाटर टैक्सेस, जो भी टैक्सेस थे वो पे किए, उस बिल्डिंग को मेंटेन रखा खर्चे कर एंड वो बिल्डिंग आज 2025 में तब 2 करोड़ रुपए की हुई है। तो बताओ ये जो इतने साल का पीरियड था, ये पूरा किसने उस बिल्डिंग को संभाला? ए और बी ने। तो इस बिल्डिंग का जो अप्रिसिएशन है वो सिर्फ किसे मिलना चाहिए? ए और बी को। इसमें सी को कुछ भी मिलना चाहिए क्या? तो आज की बिल्डिंग की वैल्यू अगर मैं 2 लाख रुपए ही रखूं इस बैलेंस शीट में, तो क्या ये सी को फायदा दे देगा? हाँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा? सर हमें करना ये है कि बिल्डिंग को रीवैल्यू कर देंगे। कितने पे? सर 2 करोड़ रुपए पे, जो आज उसकी मार्केट वैल्यू। क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कितने पे रीवैल्यू करना है? हाँ, आपको रीवैल्यू अमाउंट कभी सोचनी नहीं पड़ेगी, वो क्वेश्चन आपको रेडीमेड देगा कि ये वाली एसेट को इतना करना है, ये वाली एसेट को इतना करना है, ये वाली एसेट को इतना करना है, एंड सो ऑन। सो जो भी एसेट को जितना भी करना है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, उसके हिसाब से आपको फिर उसका रिवैल्यूएशन करना है। तो सपोज इस क्वेश्चन में बिल्डिंग 2 लाख की थी, वो 2 करोड़ करनी है। अभी तक सी आया है क्या? नहीं, सी से सिर्फ बात हुई है, उसको बोला रुक जा, हम सब पहले हमारा एडमिशन के पहले का प्रोसेस कर लेते, फिर तेरे को एडमिट करेंगे।
तो हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। अब बताओ बिल्डिंग की वैल्यू को 2 लाख से 2 करोड़ करना है, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाना है तो बिल्डिंग इज एसेट, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ADLC, तो एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो एसेट को अगर बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा, और डेबिट करना पड़ेगा, बोला ना। हाँ हाँ, तो सर क्या हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और उस एंट्री में हाँ कितने से, 1 करोड़ 98 लाख रुपए से हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो सर 1.98 करोड़ से हम बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे सर? हम जब बिल्डिंग खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, या उधार खरीदते हैं तो टू वेंडर अकाउंट, जिससे खरीदी उसका नाम उसको क्रेडिटर बना दें, या फिर पैसे से खरीदी तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, करेक्ट। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया, पर क्या मैंने यहाँ पे 1 करोड़ 98 लाख रुपए किसी को देना है? नहीं, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक करूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो सर फिर क्रेडिट किसको करे? ओ माय गॉड, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक स्पेशल अकाउंट जिसका नाम है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे तो ये क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, आप कॉमन सेंस से बताओ। वैसे तो ये क्रेडिट जाना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है इसका फायदा हमें किसे पहुंचाना है, पुराने पार्टनर्स, बराबर है। हाँ, तो एक्चुअली यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन सर फिर आप ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के बीच में लेकर आ रहे हो, इसलिए कि बिल्डिंग एक ही एसेट है, ऐसे और भी एसेट्स के रीवैल्यूएशन होंगे, तो हर एक एसेट का रीवैल्यूएशन हम अलग अलग अगर पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत खिचड़ी हो जाएगी। तो हम एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सारी एसेट्स, अभी यहाँ मैंने एग्जांपल में 2 ही एसेट ली है, बट आगे जाके बैलेंस शीट आपके पास 5-5, 6-6 एसेट देगा, 2-3 लाइबिलिटीज देगा, और सबको कम ज्यादा करना रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब नया पार्टनर आएगा हम सारी एसेट्स को देखेंगे ना। हाँ, तो हर एक एसेट का सीधा पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट देना थोड़ा सा खराब दिखेगा, तो बेटर प्रेजेंटेशन कैसे करें? तो सर ये सारी एसेट्स का बढ़ाना कम करना हम एक अकाउंट में करेंगे, कॉमन अकाउंट में, जिसका नाम रखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे सर, इसको हम टैली करेंगे, और इसमें नेट प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। यानी क्या कि कुछ एसेट बढ़ेगी, कुछ कम होगी, कुछ एसेट बढ़ेगी, कुछ कम होगी, कुछ लाइबिलिटी कम होगी, कुछ लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। एसेट बढ़ने कम होने की वजह से, लाइबिलिटी बढ़ने कम होने की वजह से, उन सब का नेट फायदा या नुकसान इस अकाउंट में आएगा, जो फिर हम फाइनली किसको ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सो दैट इज द पर्पस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, जब भी नया पार्टनर एडमिट किया जा रहा है, या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होगी, प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब क्या सर इसके बाद में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सीखने वाले, फिर हम डेथ ऑफ अ पार्टनर सीखने वाले, क्या उन दोनों में भी ये अकाउंट बनेगा जो अभी मैं बनाना सिखा रहा हूं आपको? हाँ, वहां पर भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? कॉमन सेंस है ना, वैसे बाद में बोलूंगा, पर कॉमन सेंस है ना कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है जा, तेरा कैपिटल कितना है, 1 लाख, ये ले पकड़ 1 लाख, जा, चले जाएगा क्या? बोलेगा भैया इतने साल काम करके अपन ने कुछ इज्जत कमाई है, उस इज्जत की वैल्यू मेरी भी है, तो भी वो भी दो। उसके अलावा भैया ये 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी 2001 में, मैं भी था तब तुम्हारे साथ, आज ये 2 करोड़ की हो चुकी है, तो उसका हिस्सा भी मेरा दो। तो मतलब क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू तब भी करना पड़ेगा। और कोई पार्टनर मर जाएगा तो क्या उसके घर वाले ये करने लगाएंगे, बोलेंगे ना 2 लाख की बिल्डिंग 2 करोड़ की हो गई, उसका हिस्सा नहीं क्या हमारे मरे हुए पार्टनर का, वो भी दो। आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? खूब सॉरी। अब सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, थोड़ा समझ में तो आ गया, कैसे बनता है ये बताओ? एकदम आसान है, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले बताओ इस एंट्री को पूरा करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बोलो कितना, 1 करोड़ 98 लाख। तो इससे क्या हो जाएगा सर, इससे बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ 98 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएगी बताओ, 2 करोड़। तो अब बैलेंस शीट में मेरी बिल्डिंग कितने की दिखेगी, 2 करोड़ रुपए की दिखेगी, क्योंकि मैंने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया, तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये एंट्री पास होने के बाद। और किसको क्रेडिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो ये देखो इधर, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं,
तो क्या इसके क्रेडिट में इसका पोस्टिंग आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 1.98 करोड़। हाँ, और फिर क्या करेंगे सर, ये हम ए के कैपिटल और बी के कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे। कितना कितना 99 लाख एंड 99 लाख, अज्यूमिंग कि ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल है। तो 1 करोड़ 98 लाख का हाफ 99 लाख 99 लाख दोनों के कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, टैली। इसमें दोनों साइड 1 करोड़ 98 लाख रुपए आ गए। हाँ, और 99 लाख ए और बी के कैपिटल को क्रेडिट होगा। तो बताओ, इसके कैपिटल को 99 लाख क्रेडिट होगा, यानी इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 करोड़, बोलो ना। हाँ, और इसका भी कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 करोड़। हाँ, तो ये 2 करोड़ 50 हजार और उधर भी 2 करोड़ 50 हजार। क्या मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया? अब क्या बोलेंगे सी को, हाँ बा पार्टनर बनना है, 1 लाख रुपए कैपिटल लगेगा, लेके आ फटाफट, लेके आ 1 लाख रुपए कैपिटल। अब वो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, तो सी का कैपिटल कितना, 1 लाख। पैसे कितने आ गए, 1 लाख। पैसे कितने आ गए, 1 लाख। अब सी ने फाइनली वापस से वही मारामारी चालू की। सी को पता नहीं अभी तक के कि हमने क्या कर दिया अकाउंट्स में चेंज। अब सी बोला डिसॉल्व करो फर्म को, ए और बी बोले हमें समझ गया तेरी चाल क्या है, डिसॉल्व करो फर्म को। फर्म को डिसॉल्व करेंगे, बोलो बिल्डिंग के कितने पैसे आएंगे, 2 करोड़। बाकी पैसे कितने हैं, मशीन के सपोज 50 हजार, बोलो ना। 2 करोड़, इसके 50 हजार, और कैश कितनी पड़ी है, 1 लाख। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 2 करोड़ 1 लाख 50 हजार। उसमें से पहले क्या जाएगा, क्रेडिटर्स, कितने के, 50 हजार के। तो कितना बचा, 2 करोड़ 1 लाख। फिर क्या करेंगे, 1 करोड़ किसका कैपिटल है, ए का। 1 करोड़ किसका कैपिटल है, बी का। और 1 लाख किसका कैपिटल है, सी का। लो रे तुम्हारे कैपिटल उठाओ पहले, फिर देखते सरप्लस बचेगा तो बांट लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या बच्चों, 2 करोड़ 1 लाख में से 2 करोड़ 1 लाख पे हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। और कुछ नहीं बचा तो अब सी को क्या, 1 लाख लाया था, 1 लाख ही मिला। हाँ, लेकिन ये कैसे हुआ, सर एसेट को रीवैल्यू कर दिया, समझा। हाँ, लेकिन समझो अगर तकदीर से ऐसा हुआ कि सी के एडमिशन के बाद हमने रिवैल्यूएशन कर लिया था पहले ही, लेकिन सी की एडमिशन हुई, सी ने मारामारी करी, फिर डिसोल्यूशन करने का, और जब हम एसेट को बेचने गए, एक्चुअली जब हम एसेट को बेचने गए, क्या यह एसेट 4 करोड़ में बिक सकती है, एग्जाम्पल के लिए बिक सकती है, बिक गई। लकीली कोई क्लाइंट ऐसा मिल गया जिसको ये एसेट बहुत अच्छी लग गई थी, वो बोले मुंह मांगी कीमत दूंगा, सिर्फ बोलो। हमने 4 करोड़ बोल दिया, उसने हाँ बोल दिया। अब बताओ क्या बच्चों, 2 करोड़ तक तो ए और बी को मिल गया, लेकिन बाकी ऊपर का जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिला है उसमें सी को भी हिस्सा मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो सी के तकदीर से उसको मिला है, समझ में आ रहा है। क्योंकि ए और बी ने अपनी एसेट की वैल्यू कितनी रीवैल्यू की, 2 करोड़, तो ऑब्वियसली उसको 2 करोड़ में ही हिस्सा मिलेगा। यानी ए और बी 2 करोड़ तक की हिस्सा लेंगे, बाकी का 2 करोड़ वो सी के लिए भी रहेगा। हाँ, ए और बी के लिए भी रहेगा, बट सी भी उसमें हिस्सा ले सकता है। थोड़ा समझ में आया था। अब सी को ये पता चल गया, तो सी क्या बोला, अरे यार मेरा प्लान तो क्या हो गया, चौपट। पर सी भी होशियार था। फिर सी ने क्या बोला, भैया ठीक है, अब तुमको पता ही चली गया है तो पूरा पता करो। क्या सिर्फ एसेट्स को रिवैल्यू नहीं करना होता है, तुम्हारी सारी एसेट्स को रिवैल्यू करो, सिर्फ जो एसेट बढ़ रही है उसको मत रिवैल्यू करो। मशीन दिख रही है तुमको 50 हजार की, एक्चुअली उसकी कीमत कितनी है, वो सिर्फ 5 हजार की है। तो उसमें 45 हजार का क्या है नुकसान। मैं देखो आपको सिनारियो चेंज करके बताता हूँ। सपोज बिल्डिंग हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड थी 10 लाख रुपए पे, कितने पे बोलो, 10 लाख। अभी मैं बैलेंस शीट को टैली वैली नहीं कर रहा, आप समझदार हो ना, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। बिल्डिंग कितने पे रिकॉर्डेड थी, 10 लाख। लेकिन है ना, हमारे बिल्डिंग के इधर स्मशान भूमि बन रही है, इधर एक दारू का अड्डा बन चुका है, ठीक है, और सामने का रोड पूरा खड्डों से भरा हुआ है, ठीक है, और पीछे एक डॉन का घर है जिसके यहाँ कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होते रहता है। ऐसा सब हमारा घर गिर गया है, मतलब बिल्डिंग गिर गई, एग्जाम्पल दे। सो क्या बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख से घटकर 1 लाख हो चुकी है। हाँ, अब ये ए और बी को पता है। अब सी जैसा पहले शातिर था, अब कौन शातिर है, ए और बी। ए और बी क्या चाहते हैं, यार अब ये बिल्डिंग बेचेंगे, 9 लाख रुपए का नुकसान होगा, 9 लाख अपने को दोनों को 4.5 लाख भुगतना पड़ेगा। इसमें किसी और को हिस्सेदार बनाते हैं, सी को पार्टनर बनाते हैं। सी को बोला हमारे फर्म में पार्टनर बनेगा, सी बोलेगा हाँ हाँ पार्टनर, अरे वाह, मुझे तो ये किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। सी पार्टनर बनने को रेडी है, सी से कैपिटल ले लिया, पार्टनर बना दिया।
फिर हमने उसको मारा, फॉर्म डिसॉल्व करना है, फॉर्म डिसॉल्व करेंगे, बोलो बिल्डिंग बेचने जाएंगे, कितने में बिकेगी? 1 लाख रुपए में सिर्फ। तो 1 लाख रुपए आया बिल्डिंग का, 9 लाख रुपए क्या होगा? लॉस। ये 9 लाख रुपए किसको बेयर करना पड़ेगा? सारे पार्टनर जहां भी है, यानी 3-3 लाख रुपए। तो हमारे हिस्से से 1.5 लाख का लॉस तो गया कम से कम। समझा गया आपको? तो क्या अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर कम हो रही है, तो आने वाला पार्टनर ये भी तो बोल सकता है ना कि भैया तुम बढ़ाना वाली एसेट तो बढ़ा लोगे, कम करने वाली एसेट का क्या? उसमें तो मेरे को नुकसान का हिस्सा आ जाएगा ना फिर, क्योंकि बढ़ाने वाले का क्रेडिट तो तुम तुम्हारे कैपिटल में ले लोगे, लेकिन कम करने वाली एसेट्स का क्या, जो कम हो रही है उन एसेट्स का क्या? तो हमें क्या सारी एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करना पड़ेगा। यस, सारी एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारे लिए क्या होगा? फायदा। लेकिन एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो ये हमारे लिए क्या होगा? नुकसान। पर बताओ ये फायदा हो या नुकसान, किसको बेयर करना है? सिर्फ पुराने पार्टनर्स। इसमें नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतने दिनों से जो एसेट को संभाल रखा है वो किसने संभाल रखा है? पुराने पार्टनर्स ने। नया पार्टनर तो आज आ रहा है, तो उसके आने से पहले हमें सब काम कर लेगा। बात समझे? पक्का? यस। तो और वैसे ही लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे समझो हमारी कोई लाइबिलिटी थी वो 1 लाख रुपए की, लेकिन बहुत पुरानी थी, ब्याज जोड़ कर, पेनल्टीज जोड़ कर आज वो 50 लाख रुपए की लाइबिलिटी हो चुकी है। और क्या पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? हाँ, 50 लाख रुपए पे करना है अभी कोई क्रेडिटर को। ए और बी बोले बाप रे अपने तो पूरे पैसे खाली हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, तब कैसे करें? तो एक काम करते हैं, अपने नुकसान में किसी को हिस्सेदार बना लेते हैं। अभी बैलेंस शीट में अभी तक क्रेडिटर अपन ने 50 लाख पे लाए नहीं है, वो क्रेडिटर अभी भी अपने बुक्स में 50,000 पे ही है। हाँ, हो गए वो 50 लाख है, देने उसको 50 लाख है, पर वो रिकॉर्डेड है क्या? नहीं। चल सी को चुपचाप पार्टनर बना लेते हैं, उसको पता नहीं चलने देना सब। सी को चुपचाप पार्टनर बना लिया एंड अब फर्म को डिसॉल्व करवाया। जब फर्म को डिसॉल्व करेंगे, बोलो क्रेडिटर को कितना देना निकलेगा? 50 लाख रुपीज। क्या सी का भी घर बिकेगा? हाँ, तो ए और बी का थोड़ा पैसा बच जाएगा अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो। बट क्या सी भी इसके लिए अग्री करेगा? नहीं। सी भी पार्टनर बनने से पहले सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज की वैल्यूएशंस चेक करेगा, उनके हर एसेट और हर लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी है, और वो अगर करेक्ट है तो ही वो पार्टनर बनेगा, वरना वो क्या बोलेगा? पहले रिवैल्यूएशन करो, नहीं तो मुझे पार्टनर नहीं बनना। तो वो उस लाइबिलिटी को भी चेक कर लेगा कि ये 50,000 की लाइबिलिटी तुम्हारी बहुत बढ़ चुकी है, ये गलत है। अब वो कैसे चेक करेगा वो छोड़ दो, वो हमारा पार्ट है क्या? नहीं, हमें अकाउंट्स करना है। हम नहीं जाएंगे क्रेडिटर के घर पे, बता तेरे को कितने पैसे लेने हैं, ठीक है? यस, ओके। तो सर अब ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बढ़ाना कम करना है, हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा जिसमें एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू दी होगी, और नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा होगा कि ये वाली एसेट की इतनी वैल्यू हो गई है, ये वाली एसेट की इतनी वैल्यू हो गई है, ये वाली लाइबिलिटी की इतनी वैल्यू हो गई है, ये वाली लाइबिलिटी की इतनी वैल्यू हो गई है। आपको इनको यूज करके बनाना पड़ेगा क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये बड़ा सिंपल सा अकाउंट है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ाना है तो एसेट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट की क्रेडिट? जर्नल एंट्री कर रहा हूं मैं, अब मैं रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं, तो मुझे किसी एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो उस एसेट को डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट? सर एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है तो उस एसेट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। बोलो ना हाँ। हाँ, तो एसेट को हम डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन। अब एसेट की वैल्यू को कम करना है तो एसेट्स की वैल्यू को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। उसे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा समझ में आ रहा है? यानी जब भी एसेट्स को बढ़ाना है तो बोलो वो कहाँ आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जब भी एसेट्स को कम करना है वो बोलो कहाँ आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। अच्छा, लाइबिलिटी को बढ़ाना है, थोड़ा ध्यान से समझ आ रहा है ना आपको? पक्का ना? बाकी एग्जाम्पल से बहुत इजी हो जाएगा, कुछ नहीं एकदम फालतू है। तो लाइबिलिटीज को बढ़ाना है, कोई लाइबिलिटी हमारी जिसको बढ़ाना है। एक्चुअली लाइबिलिटी बुक्स में 50,000 की दिख रही है, पर वो 2 लाख की हो गई, तो उसको रिवैल्यू करना पड़ेगा, वरना नया पार्टनर आने से इनकार कर देगा। तो सवाल है 2 लाख करना है तो लाइबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है। बताओ लाइबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मुझे उसे और बढ़ाना है तो उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को।
यानी लायबिलिटीज जब भी बढ़ानी होंगी तो वो बोलो सारी कहाँ आएंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। और लायबिलिटी को कम करना है तो सर लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको कम करना है तो उनको अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, यानी लायबिलिटी को अभी डेबिट करेंगे हम, तो क्रेडिट किसे करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर एकदम दिल से बोले, कुछ भी नहीं समझ में आया। कुछ बच्चों को समझ गया होगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझा, तो अब उनके लिए थोड़ा सा इसको चौपाटी स्टाइल करेंगे, यानी क्या, थोड़ा और हल्का कर देंगे। कैसे हल्का करेंगे, ध्यान से सुनो। मुझे बताओ, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है कि नुकसान, फायदा। लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो फायदा होता है कि नुकसान, फायदा। मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ना फायदा, लायबिलिटी की वैल्यू कम होना फायदा, और फायदों को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इतना तो मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम, बाहर जाओ, गाड़ी को कपड़ा मारो और घर जाओ। अगर आपको ये नहीं मालूम है तो क्या, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो एसेट की वैल्यू बढ़ना यानी फायदा, लायबिलिटी की वैल्यू कम होना यानी नुकसान। अभी ये भी समझ आना चाहिए कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है मतलब फायदा होता है, और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है मतलब फायदा होता है। तो सारे फायदे बोलो कहाँ आएंगे, जैसे बच्चों आपका पीसी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड, वैसे अभी हम क्या यूज करने वाले, आरसी। आरसी यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड यानी क्या, एवरी बेनिफिट बाय रीवैल्यूएटिंग एसेट्स विल बी क्रेडिटेड टू दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या क्या क्रेडिट होगा बता दो सर। जब भी कोई एसेट बढ़ेगी या जब भी कोई लायबिलिटी कम होगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए फायदा होगा, और ये फायदा कहाँ आएगा, आरसी में। अब ये उल्टा कर दो, बताओ एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए क्या है, ये नुकसान। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे लिए क्या है, ये नुकसान। तो एसेट की वैल्यू कम होना, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ना, both are losses for me, so obviously ये losses will be debited। कहाँ डेबिट करेंगे सर, ये लॉस किस वजह से हो रहा है, रीवैल्यू करने की वजह से हो रहा है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे, आरडी। जैसे देखो रेंट, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, इन सबको जब मैं क्लासिफाई करता हूँ ट्रायल बैलेंस में से तो कहाँ लिखता हूँ, पीडी 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 पीडी। वैसे ही अभी अगर मेरे को कहीं पे भी दिखेगा कि रीवैल्यू करो इस एसेट को और वो एसेट की वैल्यू कम करो बोला है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाओ बोला है, तो वहां में क्या लिख दूंगा, आरडी। आरडी एंड लेस फ्रॉम बीए, आरडी एंड लेस फ्रॉम बीए। क्योंकि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस बैलेंस शीट में मेरे को वो एसेट अब कम करके दिखानी पड़ेगी ना, हाँ, तो दो इफेक्ट्स आएंगे ना। तो जैसे वहां पर डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट हम लिखते थे, पीडी एंड लेस फ्रॉम बीए, वैसे यहाँ पर एसेट की वैल्यू कम करना यानी डेप्रिसिएशन ही तो है, बस अभी आरडी एंड लेस फ्रॉम बीए। आरडी इज व्हाट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ऑल लॉसेस। कब कब नुकसान होगा, जब एसेट की वैल्यू, बोलो, जब एसेट की वैल्यू और जब लायबिलिटी की वैल्यू, तब क्या होगा, नुकसान। नुकसान कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में कब रिकॉर्ड करोगे, जब एसेट की वैल्यू और जब लायबिलिटी की वैल्यू, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, आरसी। अब सुनो, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, सपोज उसमें बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना था, 2 लाख की बिल्डिंग थी पर उसको 1 लाख से बढ़ाना था, यानी 3 लाख रुपए करना था। तो 1 लाख से बढ़ाना था तो यहाँ पे 1 लाख रुपए ही लिखना है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। लेकिन जो मशीन थी, सपोज वो मशीन की वैल्यू हमको 30,000 रुपए से कम करनी थी, 50,000 थी उसको 20,000 करना है क्योंकि उतने की हो गई वो मशीन, तो 30,000 से कम करना था तो वो डेबिट में आएगा रिवैल्यूएशन के। और जो क्रेडिटर्स थे वो दिख रहे 50,000 के थे बट वो हो गए थे कितने के, सपोज 60,000 रुपए के, बोलो ना कितने के, 60,000 रुपए के। मतलब 10,000 से क्रेडिटर्स, 60,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए थे, यानी 1,10,000 के हो गए थे क्रेडिटर्स। 50,000 के थे वो 1,10,000 के हो गए थे, मतलब 60,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए थे, तो वो भी मेरा नुकसान, तो वो भी मैंने लिख दिया डेबिट में। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन आ चुका है,
तो हम इसको नेट करेंगे। बताओ 1 लाख फायदा, 90,000 नुकसान, यानी रिवैल्यूएशन से 10,000 का नेट क्या हुआ, फायदा। ये किसको बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। जरा ओल्ड रेशो के यूजेस जाके देखो क्या लिखा है उसमें। ओल्ड रेशो में जाओ, उसके यूजेस निकालो। ओल्ड रेशो के यूजेस लिखे हुए हैं, दिख रहा है उसमें क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, हाँ। ऐसे रिवैल्यूएशन लॉस भी आ सकता है, हाँ आ सकता है। थोड़ा थोड़ा समझा। और कौन से रेशो में बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। क्यों ओल्ड पार्टनर्स को क्यों बांट रहे, अरे बाबा ये सब कुछ लेना देना सिर्फ किसका है, पुराने पार्टनर्स। तो ये उनको दे दो, ये उनको दे दो और बात खत्म करो। तो आपको एक काम करना है, अपनी नोटबुक में आओ, फटाक से हेडिंग दो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टार देके हेडिंग दो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। Revaluation of assets and liabilities. Before admission of a partner all assets and liabilities of the firm should be revalued and the profit or loss should be transferred to old partners in old ratio. Should be transferred to old partners in old ratio. प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि रिवैल्यूएशंस कैसे हो रहे। आया समझ। और ये सिर्फ किसका इससे जाएगा, पुराने पार्टनर्स। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो। नीचे बनाना है ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट और लिख देना है कि क्रेडिट में क्या आएगा और डेबिट में क्या आएगा। और इस साइड को हम कहेंगे आरडी। ये हम क्वेश्चंस में जब एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स लिखेंगे तब हम ये यूज करने वाले। और ये आरसी। और ये करना जरूरी है, ये समझ गया ना आपको। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके एसेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट है उसमें नया पार्टनर भी हिस्सेदार बन जाएगा, बैठे बिठाए आपका नुकसान हो जाएगा। एरोस बराबर बनाना, समझ के बनाना। एसेट की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमारा नुकसान है, आरडी में आएगा। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, वो हमारा फायदा है, आरसी में आएगा। अब ध्यान से सुनो एक मिनट। बहुत बार होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको लेजर अकाउंट्स बनाने की जगह, यानी एडमिशन के लेजर्स बना के दिखाओ, उसकी जगह आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, क्वेश्चन आ जाए। मतलब बोलेंगे सारी एंट्रीज पास करके दिखाओ जो जो करनी पड़ेगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए। देखो जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी अकाउंटिंग हम करना सीख रहे, तो अकाउंटिंग की शुरुआत ही कहां से होती है, जर्नल एंट्रीज। और फिर उन जर्नल एंट्रीज से क्या बनते हैं, लेजर्स। लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट, बराबर है। हाँ, सो आपको ये लोग क्या करेंगे, या तो एग्जाम में बोलेंगे जर्नल एंट्रीज लिख के दिखाओ, या फिर बोलेंगे सारे लेजर्स बना के दिखाओ।
तो जो भी ये बोले वो आपको करना पड़ेगा। अब अगर इन्होंने बोला कि जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, तो आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए रिवैल्यूएशन की। सो मुझे एक बार साथ में बताना, एसेट की वैल्यू को बढ़ाने की एंट्री क्या होगी? सर एसेट को बढ़ाना है तो कॉमन सेंस, एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है तो अब और बढ़ाना है तो और डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसे करेंगे? आरसी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इससे फायदा, तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। साइमल्टेनियसली लाइबिलिटी को कम करना है तो ये भी क्या है? फायदा। और लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे कम करना है तो लाइबिलिटी को भी डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट किसे होगा? आरसी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। क्यों? सर फायदा है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री पहली दिख रही है आपको। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, अब एसेट की वैल्यू कम करना है और लाइबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है, तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू लाइबिलिटी अकाउंट। एसेट को क्रेडिट किया तो एसेट की वैल्यू कम होगी, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया तो लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, और दोनों हमारे लिए क्या है? नुकसान, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट होगा। बोलो हाँ। हाँ, अब कभी कभी ऐसा होगा कि कोई तो अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाएगी अचानक से। मतलब अभी नया पार्टनर एडमिट करना था तो पुराने पार्टनर्स बोले यार अभी कोई तो नया आने वाला है, चलो एक बार जरा देख लेते, अपना बहुत बड़ा एरिया है, एक बार चेक कर लेते क्या क्या कहाँ पड़ा है। तो उन्होंने पूरी फर्म के सब रूम्स खोले, एक दरवाजा खोला, वहां अंदर कुछ तो सुनहरी चीज मिली उनको, बड़ी एसेट थी कोई, तो उसकी कीमत थी अच्छी खासी, आज तक उनकी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, अब ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बताओ, जीरो वैल्यू की एसेट कुछ तो वैल्यू लेके आ गई ना? क्या ये इनके बुक्स में रिकॉर्डेड थी? नहीं, अचानक से मिली। हाँ, अब ये क्या चाहते कि भैया अभी रिकॉर्ड कर लेते इसको, अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कल नया पार्टनर भी उसमें हिस्सेदार बन जाएगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के प्रीमाइसेस में मिलेगी। तो अभी पता चल गया ना अपने को ऐसी कोई एसेट है जो रिकॉर्डेड ही नहीं है, रिकॉर्ड कर लेते इसको। तो इसको रिकॉर्ड करने हम जा रहे थे, क्या एंट्री करेंगे? सर एसेट आई, लेकिन किसी को पैसा दिया अपन ने इसके लिए, सर मिली दरवाजा खोलने के बाद, तो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू, फायदा हो गया ना ये, और ये फायदा किसका? पुराने पार्टनर्स का, क्योंकि उनके हिस्से में वो मिली है, उनके लिए वो है। नया पार्टनर तो अभी आ रहा है आज, समझा कि नहीं? हाँ, सो एंट्री बोलो क्या होगी? अनरिकॉर्डेड एसेट को बुक्स में लाने की। जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके पहले अगर कोई ऐसी एसेट मिल जाती है जो रिकॉर्डेड नहीं थी। कोई भी और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया कि आपने सारे रूम्स चेक किए तो उसमें आपको एक एसेट मिल गई। सो एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस दिन हम नया पार्टनर एडमिट करने वाले थे, 2 घर छोड़कर एक आंटी रहती थी, उनसे हमने 5 लाख रुपए उधार लिए थे बिजनेस करने के लिए। आंटी तो चली गई, हमने सोचा मजे, पैसे देने की जरूरत नहीं, पर आंटी का एक लड़का था वो यूएस से रहता था। अचानक से एक दिन वो इधर आया, क्योंकि वहां से उसको अकाल दिया था, और उससे उसके बाजू वाली आंटी ने बोल दिया अरे तेरी मम्मी ने उसको 5 लाख रुपए दिया था। अब वो आ गया मांगने, हमने तो हमारी बुक से लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि आंटी तो गई ना, और उनका लड़का कब आना, वो तो यूएसए, तो मतलब मजे, पैसे देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब लड़का पैसे मांग रहा है, क्या देना तो पड़ेगा। हाँ, तो अब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फिर से बुक्स में लानी है लाइबिलिटी बोलकर, तो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि नई लाइबिलिटी जन्म ले रही है। और बताओ नया पार्टनर क्या बोलेगा? ये तुम्हारा है, इसमें मैं हिस्सा नहीं करूंगा, ये नुकसान तुम अभी कर लो, कल को तुम बोलोगे ये नुकसान में भागीदार बन, मैं नहीं बनूंगा। तो क्या ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? हाँ, हो रहा है क्या इसमें? नुकसान। तो नुकसान क्या होगा? रिवैल्यूएशन को डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे? तो लाइबिलिटी को, ताकि वो लाइबिलिटी बुक्स में आ जाए। तो एंट्री क्या होगी बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लाइबिलिटी अकाउंट। और फिर सिंपल हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करेंगे। सारे फायदे क्रेडिट साइड में रहेंगे, सारे नुकसान डेबिट साइड में रहेंगे। फायदों की टोटल, नुकसान की टोटल, जहां की भी टोटल ज्यादा वो हो जाएगा अपने को। अगर फायदे की टोटल ज्यादा तो फायदा होगा, इधर से माइनस करेंगे नुकसान, फायदा बचेगा। वो फायदा किसको बांट देंगे? पार्टनर्स को। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और सर करंट अकाउंट कब यूज होगा? जब कैपिटल्स इनके फिक्स्ड रहेंगे। एंड अगर नुकसान होगा तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अभी आपका काम क्या है? आज का होमवर्क, ये सारी एंट्रीज आपको आपकी नोटबुक में विद जो हेडिंग्स उन्होंने दी है वो लिखकर लानी है।
क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है एंट्रीज का, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सो कल से हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। सारे डिस्कशन हो चुके हैं, एक छोटा सा डिस्कशन बाकी है, कल आते से ही पहले वो करेंगे 5 मिनट में, और कल पहला एग्जाम्पल सॉल्व होगा। प्लीज एब्सेंट मत रहना, क्योंकि पहले एग्जाम्पल को अगर आप नहीं रहे तो आपको आगे समझ नहीं आएगी। कल क्लास रहेगी। बाय, टेक केयर।